अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। यस मैम, आ रही है आवाज़। अच्छा, आज का लेक्चर जो है हम लोगों का माइक्रोबायोलॉजी पे स्टार्ट होगा। हम लोगों की जनरल पैथोलॉजी ख़त्म हो चुकी है। उस पे लेक्चर इतना शॉर्ट तो नहीं है, बट आई विल ट्राई टू कवर इट इन अ शॉर्ट टाइम, ताकि इसके बाद फिर असेसमेंट ले सकें। चलें, लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। कोई इशू हो आवाज़ का या कोई और क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। So, from today we are going to talk about microbiology. इस पे भी आपके lectures हैं जिनको cover भी करना होगा timely, तो उस पे हम देख लेंगे। इसकी जो आपकी reference book है, that is the Review of Medical Microbiology and Immunology by Levinson. ये book आप लोग ले लीजिएगा। So today we are going to discuss about the microbial growth, stages of microbial growth, जो आपके pathogens हैं, and the classification of medically important bacteria. ये सारी चीज़ें हम अपने 2 lectures में cover करेंगे. So let's talk about the genetics of bacteria. The genetic material of typical bacteria में common जो आपका infecting agent होता है E. coli, Escherichia coli. It consists of a single circular DNA molecule. Bacteria are haploid, and in any haploid cells, any gene that has mutated, जब वो gene mutate होगी तो वो express नहीं होगी, and the cell it loses its trait. Haploid आपको पता है कि जो haploid होगा that is a single pair of chromosome या single set of chromosome को कहते हैं, और diploid जो होता है वो dual set को कहते हैं. So bacteria के पास single set of the chromosomes है. अच्छा, आपका जो इकोलाई होता है ना, वो ग्राम नेगेटिव होता है। 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस, बट जो मेजर डिफरेंस आप पॉजिटिव और नेगेटिव में लेते हैं, जो पॉजिटिव होगा उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है बैक्टीरिया की, दैट इज थिक, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव की होती है दैट इज थिन। एंड सेकेंडली, ग्राम पॉजिटिव की आउटर लिपिड लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन ग्राम नेगेटिव में आउटर लिपिड प्रेजेंट होता है। फिर इनकी स्टेनिंग में थोड़ा डिफरेंस आता है। सो उस तरह हम उनको पॉजिटिव और नेगेटिव में लेके जाते हैं। और इकोलाई जो होता है दैट इज ग्राम नेगेटिव, इसकी आउटर लिपिड लेयर प्रेजेंट है और प्रोटियोग्लाइकन की जो लेयर होती है दैट इज थिन। Mutations. A mutation is a change in the base sequence of the DNA. ठीक है, हर डीएनए के अंदर क्या होता है, बेस सीक्वेंस होता है। बेस सीक्वेंस क्या होगा, जिसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, that usually results in the insertion of a different amino acid into a protein. तब म्यूटेशन होगी, जो नॉर्मली रिक्वायर्ड था उसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड आ जाए, और इसकी वजह से क्या होगा, जब जेनेटिक्स चेंज होती है तो फिनोटाइप चेंज हो जाती है, राइट। कॉजेज ऑफ म्यूटेशंस क्या है? म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर चेंजेस। बेस सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, फ्रेम शिफ्ट हो सकती है, ट्रांसपोजोन्स या इंसर्शन सीक्वेंसेस। अच्छा जी, बेस सब्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं? वन बेस इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ अनदर, उसको रिप्लेस कर लेगी एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, आइदर बिकॉज द डीएनए पॉलीमरेज जो होता है आपका, जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, इट मेक्स एन एरर, या फिर एक म्यूटाजन जो कि ऑल्टर करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द बेसिस के। म्यूटाजन क्या होता है? म्यूटाजन इज एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट चेंजेस द जेनेटिक मटेरियल by changing the hydrogen bonding between the amino acids, जो हम बेसिस की बात कर रहे हैं।
एक टाइप होती है कि म्यूटेशंस के जो टाइप्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, आप लोगों से वाइवा में पूछी जा सकती हैं। मिससेंस म्यूटेशन क्या होती है? When the base substitution results in a codon that simply causes different amino acid to be inserted. What is your codon? Codon जो होता है ना एक 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है, ठीक है, उसको हम कोडॉन कहेंगे। और वो जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो एक कोडॉन बनाते हैं आगे, वो किसके लिए जो है वो होंगे, वो एक और अमाइनो एसिड के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAT, इट इज अ कोडॉन जो किसके लिए इनकोड करता है, फॉर हिस्टीडीन। सो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आगे अमाइनो एसिड बनाते हैं, वो अमाइनो एसिड आगे प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगे। और एक आपका स्टॉप कोडॉन होता है। स्टॉप कोडॉन क्या करेगा, जब वो एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, जब वो आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, आगे मजीद जो है वो अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे, मजीद प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, उसको स्टॉप भी करना होता है, बस बनाते तो नहीं जाना होता। सो एक स्टॉप कोडॉन भी आएगा आपका। सो दैट इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट। सो मिस सेंस के अंदर क्या होगा कि बेस सब्स्टिट्यूशन होगी, जो कि कोडॉन की वजह से होती है, और अमाइनो एसिड कोई और इसमें इंसर्ट हो जाएगा। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होगी? When the base substitution generates a termination codon that stops the protein synthesis prematurely. एक तो प्रॉपर टाइम होता है ना जब उसने रोकना था, लेकिन नॉनसेंस म्यूटेशन क्या करेगी, बिफोर टाइम उसको रोक देगी। सो दैट इज अनदर टाइप। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Frame shift mutation when one or मैम more आपकी आवाज base नहीं आ रही। pairs they are added or deleted. Substitution और nonsense के अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा एड अप बच्चों आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। कहाँ तक लेक्चर सुना आप लोगों ने? That I can continue. मैम नॉनसेंस म्यूटेशन तक। अच्छा चलिए ठीक है, अगर दोबारा प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, नेट का इशू हो सकता है। चलिए गेटिंग बैक टू द लेक्चर। अब शेयर ही नहीं हो रहा। चलो अच्छा जी, हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पे आ रहे थे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि आपका एक बेस पेयर या तो ऐड होता है या उसमें डिलीट हो जाता है।
जब एक बेस पेयर ऐड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, कोई और रॉन्ग अमाइनो एसिड बन जाएगा and it will result in mutation and in the production of an inactive protein because जो उसको कोडिंग चाहिए थी, जो बेस पेयरिंग उसको चाहिए थी वो तो मिली नहीं, कोई और अमाइनो एसिड्स बन गए डिफरेंट बेस पेयर की वजह से और वो प्रोटीन इनएक्टिव होगा और फंक्शनली एक्टिव नहीं होगा। सो फ्रेम शिफ्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें एडिशन हो रही है या फिर डिलीशन हो रही है। ठीक है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है फ्रेम शिफ्ट में, वो ये है कि जैसे एक कोडोन आता है आपका CAT जो हिस्टिडीन के लिए एन्कोड करता है, ठीक है? उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दैट आर एक्टिंग एज़ अ सिग्नल टू ऐड द अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन अगर इस सीक्वेंस के अंदर जो कोडोन है आपका CAT, अगर इसमें एडिशन या डिलीशन हो जाए न्यूक्लियोटाइड की टू द कोडॉन तो वो नहीं कर सकता। सो इसमें के एक एबनॉर्मल या माल फंक्शन और इनएक्टिव प्रोटीन बनेगा। बच्चों आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। अच्छा जी। ट्रांसपोज़ॉन्स को हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। बेसिकली the DNA sequence that can change its position within a genome, resulting in a mutation. तो इसलिए हम इसको जंपिंग जीन या ट्रांसपोज़ोन कहते हैं क्योंकि इसमें डी को चेंज कर लेगा जहाँ उसको होना चाहिए, ठीक है? सो बेसिकली इनको हम इंसर्शन सीक्वेंसेस भी कहते हैं। इसकी वजह से जीन म्यूटेशन भी हो सकती है या अगर कोई म्यूटेशन है तो वो रिवर्स भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे ये एक फिगर है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ऊपर देखें डीएनए टाइप म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन हम किसको कहेंगे? ये हम डीएनए में देख रहे हैं और नीचे है जी ज़ाहिर है डीएनए में चेंज आएगा तो प्रोटीन में चेंज आएगा तो प्रोटीन टाइप म्यूटेशन क्या हो सकती है? सो पॉइंट म्यूटेशन में क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर अनदर। इट कैन रिजल्ट इन silent mutation. Silent mutation, there is no change in the amino acid sequence और composition. Basically इसमें कोई observable effect नहीं आते, phenotype change नहीं होती, वो present होती है लेकिन उसकी वजह से कोई functional effects नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, it just goes on. उसको हम silent mutation कहेंगे, where you do not see any observable effect on the organism phenotype. दूसरा है जी नॉनसेंस म्यूटेशन, हम पढ़ चुके हैं। पॉलीपेप्टाइड इज ट्रंकेटेड बिकॉज ऑफ अ न्यू स्टॉप कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन। ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हो जाएगा वो। मिससेंस म्यूटेशन हो सकती है, वन अमाइनो एसिड इज चेंज इनटू अनदर, किसी और को इनकोड करना होता कोई और बन गया ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन। और फोर्थ पे आपको नजर आ रहा है रन ऑन म्यूटेशन। रन ऑन म्यूटेशन क्या होती है कि स्टॉप कोडॉन इसमें जो है वो वी लूज इट और प्रोटीन एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाता है। सो दैट इज ऑपोजिट टू द नॉनसेंस म्यूटेशन जिसमें स्टॉप कोडॉन जो था वो नहीं चाहिए था और आ गया शॉर्ट पेप्टाइड बन गया या शॉर्ट प्रोटीन बन गया और रन ऑन में प्रोटीन इज एक्स्ट्रा लॉन्ग। दूसरी है जी इंसर्शन और डिलीशन, basically addition or loss of the nucleotides that results in frame shift mutation. All amino acids after mutation point are changed. Or insertion or deletion can also produce nonsense or run-ons, but mostly ये frame shift mutation ही कराएगी। So mutations होती क्यों हैं? Chemicals हो सकते हैं,
रेडिएशन से हो सकती है, एक्स रेज, यूवी रेज या फिर वायरसेस। Chemicals act in several different ways. They can alter the base, so forms a bond with the wrong base. उनकी bonding differentiate कर सकती है किसी wrong base से, and some cause the frame shift mutation, that is insertion or deletion of the nucleotides or base pairs. Effect of radiation on mutation: X-rays have high energy and they damage DNA in three ways. They break the covalent bonds, produce the free radicals, so free radical injury कराएंगे cell के अंदर, altering the electrons in the bases. जो यूवी आपकी रेज होती हैं फ्रॉम द सन, उनकी एनर्जी एक्स रेज से कम होती है, एंड व्हाट वुड दे डू, दे जो क्रॉस लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट पायरिमिडाइन बेसेस होती हैं आपकी, पायरिमिडाइन इज योर अमीनो एसिड या बेस जिसको हम कह रहे हैं, उनकी क्रॉस लिंकिंग करा के डाइमर्स बना देती है। डाइमर क्या होता है? जिसमें दो मोनोमर्स होते हैं, दो यूनिट्स होते हैं, एंड सो दे आर अनएबल टू रेप्लिकेट प्रॉपरली। तो यही म्यूटेशंस होती हैं जो रेडिएशन में आगे कैंसरस कंडीशंस करवा देती हैं। इफेक्ट ऑफ वायरसेस ऑन म्यूटेशंस। जो वायरस होता है बेसिकली बैक्टीरियोफेज है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसका काफी जिक्र आएगा। बैक्टीरियोफेज, इट्स नॉट अ नेम ऑफ बैक्टीरिया, इट्स अ वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है जाके, सो दैट इज अ बैक्टीरियोफेज which cause a high frequency of mutations, और इसमें either frame shift mutation can occur और deletions हो सकती हैं, और frame shift में already deletion या insertion हो रही होती है। Conditional lethal mutational are there are of medical interest, may be useful in vaccines. Conditional का मतलब ये है कि आप जो है वो certain conditions के अंदर mutation हो रही है, तो समटाइम्स ये होता है कि जो वैक्सीन्स हैं उसमें यूज किया जा सकता है म्यूटेशन लाने के लिए टू रिवर्स द इफेक्ट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंडीशनल म्यूटेशंस है उसमें टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। Temperature sensitive mutations, the organisms can replicate at a very low permissive temperature, for example 32 degree, but cannot grow at higher restrictive temperature like 37 तक। हमने पढ़ा था जी ट्रांसपोजोन्स के बारे में। दे ट्रांसफर द डीएनए फ्रॉम वन साइट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम टू अनदर साइट और टू अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है दैट इज अ स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए जो पूरा स्ट्रैंड होता है उसका पार्ट नहीं होता, उससे एक एक्स्ट्रा होता है विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। सो this is done by synthesizing a copy of their DNA and inserting the copy at another site in the bacterial chromosome or the plasmid. So that's about your transposons के वो position कैसे change कर रहे होते हैं by making another copy. Transfer of DNA within bacteria also occurs by programmed rearrangements. These gene rearrangements account for many of the antigenic changes seen in gonococcus and some other bacteria. It consists of the movement of a gene from a silent storage site where the gene is not expressed. जैसे हमने silent mutation पढ़ी कि silent mutation present है लेकिन वो express नहीं करी, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, बस वो पड़ी है। लेकिन अगर वो ट्रांसफर हो जाती है टू द साइट, अनदर साइट जहाँ पे वो एक्टिव हो गई है, तो इसमें क्या होगा, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगी और इस तरह जो है वो चेंजेस आएंगे। So there are three methods via there is transfer of DNA between the bacterial cells। ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए मटेरियल कैसे ट्रांसफर होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आ गई थी और उसने दूसरे बैक्टीरिया को अपना डीएनए ट्रांसफर कर दिया, तो वो रेजिस्टेंस उस बैक्टीरिया में भी आ जाएगी। ठीक है,
और जब वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को इन्फेक्ट करेगा, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इस तरह जो हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई है, तो वो जो फैल रही होती है लोगों के अंदर, वो बेसिकली इस वजह से फैलती है क्योंकि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता जाता है. So it can occur by three methods: conjugation, transduction, and transformation. So medical significance मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. Conjugation में क्या होता है? In conjugation एक donor cell होगा, that is a male, or that comes near a recipient cell, that is considered as a female bacteria. And there is direct cell to cell contact और वो अपना genetic material उसमें transfers कर देंगी. और इसमें मोस्टली प्लाज्मिड ट्रांसफर होते हैं. Plasmid can also mobilize the portions of chromosome for the transfer. ये आपको definitions वगैरह आनी चाहिए differences. So this is mediated by a fertility factor और F factor जो plasmid के ऊपर present होगा. Sex plus present होता है that is the present on the donor cell, ठीक है, उसको हम F positive cell कहेंगे, और जो recipient होगा उसको हम F negative cell कहेंगे. In the bacterial conjugation या उसको हम mating process भी कहते हैं. So the male is with the sex pilus and the female bacteria is without it. The transfer of antibiotic resistance can occur by conjugation से commonly हो रही होती है. अगर drug resistant plasmid है is called as R factor, यानी resistance plasmid कहेंगे तो वो एक बैक्टीरिया से मेल बैक्टीरिया से फीमेल बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा. So this is conjugation. इसमें देखिए आपके पास जो HFR cells contain the genes, कौन से cells होते हैं? They contain the gene that allow them to transfer some or all of their chromosome to another cell. ये F positive है, ठीक है. और इसमें क्या होगा जी? नेक्स्ट स्टेप में conjugation tube बनेगी और अपना वो genetic material जो है वो ट्रांसफर कर रही है टू दी सेकेंड वन, जो नॉर्मल सेल था या फीमेल या रिसिपिएंट था. इसमें ये जो ट्रांसफर होगा उसमें क्या होगा जी? होमोलोगस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, द साइनैप्स. होमोलोगस सेक्शंस जो होते हैं वो हम क्या कह रहे होते हैं? जो पोर्शन होते हैं बेसिकली क्रोमोसोम का जो सिमिलर होता है, दैट इज होमोलोगस, जो एक बेस, जो एक क्रोमोसोम पेयर के अंदर होते हैं, ठीक है. अब ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है और कॉन्जुगेशन ट्यूब जो है वो डिसअपीयर कर जाएगी. सो सेल्स सेपरेट एंड द सेक्शन ऑफ द HFR क्रोमोसोम जिसके अंदर जीन थी, जो डोनर था, वो इंटीग्रेट किस में हो गया? रेसिपिएंट क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल के अंदर. इसमें वही सेम चीज है, F पॉजिटिव हमने उसको कहा है जिसके अंदर जिसने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करना था, और इसमें कॉन्जुगेशन पिलस के थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी. The left one is the donor and the right one is the recipient. So ये अपना ट्रांसफर कराएगी जेनेटिक मटेरियल, और जब वो जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट में ट्रांसफर हो जाता है तो वो भी हम उसको भी हम कहते हैं कि ये F पॉजिटिव हो गया. दिस इज सिंपल कॉन्जुगेशन. ठीक है जी. इसमें वही चीज जो है वो रिपीट की हुई है. F पॉजिटिव डोनर बैक्टीरियम को कह रहे हैं, F नेगेटिव हम रेसिपिएंट को कह रहे हैं. सो और मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो गया, वो इनकॉर्पोरेट हो किसका पार्ट बन जाएगा? इंफेक्शन फेज, इमीडिएट फेज, दैट इज द वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा जाके, दैट इज बैक्टीरियल वायरस. So in transduction, genetic material of the donor bacterial cell is enclosed in a bacterial virus and it is transferred to the recipient cell. So virus बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल वायरस के पास चला जाता है, वो रेप्लिकेट करता है और फिर वो जो वायरस है वो किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा या उसके थ्रू जो है वो पहुंच जाएगा दूसरे रेसिपिएंट बैक्टीरिया के पास, बट इन दी फॉर्म ऑफ
फेज, बैक्टीरियोफेज इन द फॉर्म ऑफ वायरस, वायरस उसको ट्रांसफर कर रहा है। इसमें डायरेक्ट जो है वो कॉन्जुगेशन में तो डायरेक्ट मीटिंग हो रही थी, और इसमें वाया वायरस या वाया बैक्टीरियोफेज होगा। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड हो सकती हैं। मेन जो डिफरेंस क्या है जी, जनरलाइज का मतलब ये है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट वो वायरस जो है वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड होगी, इस पे स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करेगा, उसको हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अच्छा, फेजेस जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर दो साइकिल होते हैं, एक होता है जी लिटिक साइकिल और एक लाइजोजेनिक। लाइजोजेनिक जो होता है एक डोमेंट सा फेज होता है। इसमें क्या होगा जी, द फेज की जिक्र आ रही है आपने, बैक्टीरियोफेज विच इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, ये याद रखना है। सो फेज क्रोमोसोम इज इंटीग्रेटेड बाय द कोवलेंट बॉन्ड्स इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। उसने इन्फेक्ट किया, वायरस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, उसका क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अब वो डोरमेंट रहेगा, वो उसी के अंदर रहेगा, कुछ नहीं करना उसने, दैट इज लाइजोजेनिक। लेकिन जब कोई लाइजोजेन किसी जो है वो यूवी लाइट से कोई स्टिमुलेंट आएगा इसको, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो फेज का क्रोमोसोम जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका था वहां से वो सेपरेट होगा, एक्साइज होगा और लिटिक साइकिल शुरू कर देगा। लिटिक साइकिल जो होता है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है जो फेज पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फेज पार्टिकल्स बनेंगे, और फेज जो पार्टिकल है या वायरस है उसके अंदर उसका अपना क्रोमोसोम भी है और बैक्टीरिया का भी है। और फिर अल्टीमेटली सेल लाइसिस होता है और वो रिलीज हो जाते हैं होस्ट से। लेट्स सी, इसमें नंबरिंग के थ्रू देखिएगा। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि फेज जाके अटैच हो गया जी होस्ट। होस्ट क्या है आपका, बैक्टीरिया है। अपना डीएनए उसको इंजेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया को दे दिया उसने। अब जो बैक्टीरिया है इसके पास वायरस का या फेज का डीएनए भी है और अपना भी है। अब दो साइकिल आ सकते हैं, या तो लाइजोजेनिक आएगा या लेटेक आएगा। अगर हम लाइजोजेनिक को पहले देख लें तो वो प्रोफेज बना देते हैं। प्रोफेज क्या होता है, phage DNA integrates within the bacterial chromosome by recombination, so it becomes a part of it। और ये इसको हम प्रोफेज कहेंगे, जिसके अंदर दी बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए दैट इज दी पार्ट ऑफ दी और दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है जी। लाइजोजेनिक जो बैक्टीरियम है, हम अभी सिर्फ लाइजोजेनिक देख रहे हैं, आप अपनी एक्सट्रीम राइट पे देखिए जी। लाइजोजेनिक बैक्टीरियम रिप्रोड्यूसेस नॉर्मली, और इसमें नॉर्मल अपनी डिवीजन करता रहेगा और वो उसका पार्ट ही बना रहेगा। लेकिन अगर कोई स्टिमुलेंट आएगा तो क्या होगा जी, लाइजोजेनिक में कन्वर्ट हो जाना है लिटिक साइकिल में। लेफ्ट पे देखिए जी, लिटिक साइकिल में हमने कहा क्या होगा जी, जब फेज ने इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरिया के पास ये दोनों क्रोमोसोम थे 2 पे। 3 में देखें, 3A में इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। न्यू फेज डीएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड assembled into virions। विरियन किसको कहते हैं, इंटायर वायरस पार्टिकल दैट कंसिस्ट ऑफ द आउटर प्रोटीन शेल और इनर कोर उसका न्यूक्लिक एसिड को होता है। बेसिकली आपके पास वायरस है, उसका प्रोटीन कोड भी पड़ा हुआ है और न्यूक्लिक एसिड, और उस न्यूक्लिक एसिड में या जेनेटिक मटेरियल में बैक्टीरिया का डीएनए भी प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब ये सारे मल्टीप्लिकेट हो गए और इतने सारे बैक्टीरियोफेजेस बन गए। अब बैक्टीरियल सेल लाइसिस होगा और क्या होगा, फेज विरियंस जिनके अंदर दोनों की कॉम्बिनेशन थी वो रिलीज होंगे, और अब वो आके फर्दर अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। सो इसका मतलब ट्रांसडक्शन में जो ट्रांसफर हो रही है वो लाइजोजेनिक से नहीं हो रही, वो लिटिक साइकिल से हो रही है। और इसमें डायरेक्ट कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम नहीं है, उसमें बैक्टीरियोफेज ने ट्रांसफर कराना है डीएनए को फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। सो ये वही चीजें हैं जो मैं बता चुकी हूँ आपको। ये पूरा लिटिक साइकिल है और इसमें एग्जैक्टली वही चीजें हैं, बस ये असेंबली बताई हुई कि उसका हेड और टेल सारा कुछ जो है वो सब कुछ रेप्लिकेट होता है और नए वायरसेस बनते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं। इसमें जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया की एग्जांपल दी गई है कि उसको जो है वो एक बैक्टीरियोफेज ने जाके इन्फेक्ट किया।
और इसमें जो ई कोलाई की एग्जांपल है उसमें देखें कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है इसके अंदर उसने ब्रेक डाउन कर दिया है और फेज का क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन वो रेप्लिकेट कैसे करेगा? बैक्टीरिया के जो अपने एंजाइम्स थे जिन्होंने उसके अपने क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट कराना था, तो वो फेज के क्रोमोसोम्स को रेप्लिकेट बनाया कर देंगे। अच्छा, लास्ट वन है जी ट्रांसफॉर्मेशन। Transformation is the transfer of the DNA itself from one cell to another. पहली बात तो ये है नेचुरली क्या होता है, dying bacteria may release their DNA which may be taken up by the recipient cell, जो कि बड़ी मुश्किल सी बात है, but it happens. Certain bacteria such as Neisseria and Haemophilus, they synthesize the receptors on the cell surface that play a role in the uptake of DNA from the environment. सेकेंडली, लेबोरेटरी में ये खुद किया जा सकता है कि आप एक बैक्टीरिया से डीएनए ले रहे हैं और किसी और जेनेटिकली डिफरेंट बैक्टीरिया में उसको इंसर्ट करवा रहे हैं. When purified DNA is injected into the nucleus of an eukaryotic cell क्या होता है? जिसका न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है, उसको हम ट्रांसफेक्शन कहते हैं, जो आप लेबोरेटरी में ये कर रहे होते हैं. Transfection is frequently used in genetic engineering procedures. अच्छा, इसमें जो है वो एग्जांपल दी गई है कि ये जी ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल है, ये देखते जाएं. अच्छा, हमने जो है वो इंजेक्ट किया एक लिविंग इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल था, एक माउस के अंदर. माउस डाइट, जब उसकी कॉलोनीज देखी गई तो colonies of encapsulated bacteria were isolated from the dead mouse. Encapsulated ने disease कराया and the mouse dies. फिर हमने living non encapsulated, जिसका कैप्सूल नहीं था, वो माउस में कराया, माउस हेल्दी रहा. और जब आपने कॉलोनीज देखी तो उसमें जो आपने कल्चर देखा उसमें फ्यू कॉलोनीज नजर आई नॉन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. ठीक है, इसका मतलब ये था कि जो माउस के अपने फेगोसाइट से इम्यून सिस्टम था उसने नॉन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को किल कर दिया, लेकिन वो कैप्सुलेटेड को नहीं कर सका. थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? हीट किल्ड, इनकैप्सुलेटेड था लेकिन खुद उसको हीट किल किया गया और उसको माउस में इंजेक्ट किया तो माउस डाइड और कोई कॉलोनीज आपको कल्चर पे नहीं मिली. फिर जो लास्ट फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, आपने लिविंग नॉन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ले लिए, ठीक है, जिसने माउस को नहीं मारा था, हेल्दी था, जब हमने सेपरेटली दिया, और साथ में हीट किल्ड इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इंजेक्ट, उससे भी जब हमने सेपरेटली दिया तो माउस जो है इट डिड नॉट डाई, लेकिन जब हमने कॉम्बिनेशन दिया तो माउस डाइड. और आपने ये देखा कि जो कॉलोनीज थी वो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की मिली, हालांकि आपने उसको हीट किल इनकैप्सुलेटेड दिया था और नॉन इनकैप्सुलेटेड. व्हाट हैपेंड हियर? जस्ट रीड दिस पैराग्राफ. Combination of living non-encapsulated and heat-killed encapsulated bacteria, neither of which alone did cause disease together. Somehow, the live non-encapsulated bacteria were transformed by the dead encapsulated bacteria so that they acquired the ability to form the capsule. So यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि उसने उसको ट्रांसफर कर दिया अपना डीएनए, तो जो नॉन इनकैप्सुलेटेड था उसने कैप्सूल बनाना शुरू कर दिया. So that's why the disease happened into the mouse. So this was an example to make you understand के इसमें जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. So डोनर सेल जो है उसमें से डीएनए फ्रेगमेंट रेसिपिएंट के अंदर during the transformation, donor DNA aligns with complementary bases. Alignment होगी उसकी और फिर recombination होगी. डोनर और रेसिपिएंट जो है वो इसमें क्या होगा कि कुछ जो पार्ट होगा डोनर का वो
इंटीग्रेट हो जाएगा रेसिपिएंट के डीएनए के अंदर, उसका पार्ट बन जाएगा और बाकी डिग्रेड हो जाएगा. सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. रिकॉम्बिनेशन जो है, रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, इसमें पेयरिंग हो जाती है और क्रॉस लिंकिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की. होमोलोगस जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, सो अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को ट्रांसफर करती है. दिस इज रिकॉम्बिनेशन. Recombination is the process by which genetic material is broken and joined to the other genetic material. So this is the definition that you should know. Genetic recombination refers to the exchange of genes between two DNA molecules to form new combination of genes on a chromosome. So it results in evolution. अब recombination homologous भी हो सकती है and non-homologous भी हो सकती है. Homologous recombination वो होती है in which two pieces of DNA that have extensive homologous regions एक जैसे होंगे, they pair up and exchange pieces by the process of break and reunion. ठीक है, पहले वो जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमोसोम से ब्रेक होगा और रीयूनियन किससे होगी, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम से हो जाएगी. नॉन होमोलोगस जो पेयर्स में नहीं होते उनमें होती है और बहुत कम इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होगी. Sorry. So this is the end of today's lecture. Time is short. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. आप लोगों की अटेंडेंस रिकॉर्डिंग पे होगी. Let's get started with the assessment. If you have any question, you can ask. अच्छा बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी पैथो की भी रखिएगा, थोड़ा सा गैप देके. मैंने आप लोगों का वाइवा रख देना है मैम जनवरी कितने में. तो लेक्चर्स होंगे ओवरऑल सारे? जी आवाज नहीं आ रही मुझे. If you're asking me something. मैम सारे लेक्चर्स कंडक्ट होंगे उसमें? बच्चे 12 पैथो के 12 लेक्चर्स. सारे नहीं होंगे, जो भी आप लोगों ने किए हैं वो फाइनल्स में करिएगा. ओके मैम. अच्छा चलिए बच्चों, मैं असेसमेंट स्टार्ट करने लगी हूँ. जो मैंने ग्रुप्स बनाए थे वो बच्चे आ जाएं, बाकी दे कैन लीव. ग्रुप 1 में थी मरियम सैफ. Yes, miss. Assalamu alaikum. शी इज हियर. मैम जिन बच्चों का आज रेडियोलॉजी का वो है वीकली टेस्ट, उन्होंने तो नहीं आज देना ना? क्या आपने पैथो के स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दी थी ना कि अगर जिनका सेम डेट को वीकली टेस्ट है तो वो पैथोलॉजी का बाद में दे दें. जिनसे मेरी मेल पे बात हुई थी जी मैंने मेल उनको किया था रिलैक्स अपना किया नोट. होगा मैंने. ऐसे कोई कौन है ये, कौन बात कर रहा है? रवीसा ना मैम. आपका नाम तो है आज के उसमें. आप थर्सडे को देना चाहती हैं? यस मैम, क्योंकि आज मैम रेडियोलॉजी का भी है. वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों का थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को आपको पता है कि मैम उसका मेरा मेजर वाइवा सैटरडे है. को है ना वाइवा, तो मैं थर्सडे को दे लूंगी. सैटरडे को मेरा उसका वाइवा. हाँ ठीक है, लेकिन थर्सडे को फिर रखिएगा क्योंकि आई गेस वो आप लोगों का इस ग्रुप का शायद लास्ट वाइवा बनेगा, क्योंकि उसके बाद आप लोगों का मैंने मेजर लेना है. रवीजा ओके अनम. रवीसा मैम. चलो ठीक है, आपका थर्सडे को हो जाएगा. थैंक यू. चलें जी. आ, मरियम आप इधर हैं? जी मिस. चले मुझे ये बताएं, व्हाट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म? Miss, pulmonary emboli, it originates from the deep venous thrombosis.
और it is a blood clot in the leg that travels to the lung, और it is the most common form of thromboembolic disease, और 95% केसेस में हम DVTs देखते हैं, deep vein thrombosis। जो सैडल एम्बोलाई होता है उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मिस हाइपरटेंशन होता है और जल्दी से। मिस हाइपरटेंशन एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। इसके अलावा कोई और चीज हो सकती है बड़ी मेजर लाइफ थ्रेटनिंग? यस मिस, सडन डेथ हो जाती है। Is there any difference between the sizes of the Yes. saddle emboli? यस, द सैडल पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसमें जो एम्बोलस होता है वो लार्जर होता है। In case of sudden death? यस। चलें ठीक है, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट है मासूमा जहरा। यस मैम। आप मुझे बताएं फैट एंड मैरो एम्बोलिज्म किसको कहते हैं? मैम बोन मैरो के अंदर जो है ना फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब फ्रैक्चर होता है या फिर जो फ्रैक्चर होता है आफ्टर द ट्रोमा और एक्सीडेंट के बाद, तो फ्लैट ग्लोब्यूल्स जो है वो पल्मोनरी वस्कुलेचर के साथ तो फैट ग्लोब्यूल्स ट्रेवल करते हुए पल्मोनरी वस्कुलेचर में जाएंगे और कॉज करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म लॉन्च कर सकते हैं किसी और ऑर्गन में? यस मैम। कहाँ करेंगे? लॉन्च करते मैम, ये करते हैं लंग्स में और किडनीज में और ब्रेन में। चलिए ठीक है, यू कैन लीव। नेक्स्ट है मेहमूना रहमान। यस मैम। एयर एम्बोलिज्म किन कंडीशन में हो सकता है? जी प्लीज दोबारा बोलिएगा। एयर एम्बोलिज्म किस कंडीशन में या किस पैथोलॉजी में हो सकता है? मैम ये हो सकता है जब डायरेक्ट सडन एम्बिएंट प्रेशर में डिक्रीज होता है। हाँ, इसकी कॉज क्या हो सकती है? एग्जाम्पल बताएं ना। जब अगर कोई लाइक सी डाइवर होते हैं, जब वो हाई प्रेशर से डेप्थ से जब ये आल्टीट्यूड की तरफ आते हैं, तो इनमें सडन पहले हाई प्रेशर होता है, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन डिक्रीज आता है, तो इसकी वजह से इनर्ट गैस के बबल्स बनते हैं बॉडी टिश्यूज में, जो सर्कुलेशन में जाते हैं और फिर ये एयर एम्बोलिज्म काज करते हैं। अगर ये एयर बबल्स स्केलेटन मसल में। मैम आपकी आवाज कट रही है जी। व्हाट इज केसिन डिजीज? कैसियन डिजीज। व्हाट इज केसिन डिजीज जी किसको कहते हैं? अगर गैस बबल्स सीएनएस में या बोन्स में जाएं तो इसको कैसियन डिजीज कहते हैं। चलें ठीक है बच्चे, यू कैन लीव। नेक्स्ट है महरीन कंवल। Is she here? Yes ma'am. Mehreen. Yes ma'am. Find embolus. Yes ma'am, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। बच्चे एम्बुलेंस को डिफाइन करो, एम्बुलेंस क्या होता मैम है? एम्बुलेंस जो होता है वो ब्लड क्लॉट होता है, एयर बबल पीस ऑफ फैटी डिपॉजिट होता है, और इसमें जो कि ना कैरीड हम करते हैं ब्लड स्ट्रीम से लॉज इन अ वेसल एंड कॉज एन एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस और एम्बुलेंस में डिफरेंस क्या होगा? एम्बुलेंस और थ्रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? थ्रोम्बस में मैम जी में होता है या कोई डिफरेंस है? मैम थ्रोम्बस जो होता है वो तो ब्लड क्लॉट जो कि वेसल से कटा और रिमेन्स सेम ही होते हैं मैम। होते हैं। अच्छा मुझे बच्चे बताएं व्हाट इज सैडल पल्मोनरी एम्बोलिज्म? सैडल पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है ना वो कॉमनली रेफर्स करता है लार्ज पल्मोनरी एम्बोलिज्म से, जो कि स्ट्रेडल्स कहते हैं बाइफर्कुलेशन ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एक्सटेंडिंग टू द लेफ्ट एंड राइट
पल्मोनरी आर्टरी से करता है। अगर सैडल जो एम्बुलस है वो इंटरमीडिएट इन द साइज हो, उससे क्या इफेक्ट्स आएंगे? इंटरमीडिएट इन साइज हो, अगर लार्ज हो, बहुत बड़ा एम्बुलेंस हो, तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? चलें बच्चे, यू कैन जी लीव। मिनाल फातिमा। वही यहाँ पे मिनाल। मिसबा नियाजी। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट। जी, मैम मुझे आवाज़ नहीं आती। जी जी बोलें मैम। आवाज आ। जी जी मैम आ रही आप है, मुझे बोलें। बताएं व्हाट इज आर्टीरियल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बताएं। मैम आर्टीरियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो होता है ना वो प्रोड्यूस होता है इंट्राकार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई के जरिए, जो कि एडेयर होता है टू द हार्ट ऑफ वॉल ऑफ हार्ट ऑफ चैम्बर। हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनके वॉल के साथ या फिर मेजर आर्टरी के साथ। उसके अलावा मैम इसमें ये होता है कि अगर हम लोग लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो म्यूरल थ्रोम्बाई जो है वो अगर लेफ्ट एट्रियम के साथ एसोसिएटेड है तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस या फिर फिब्रल आर्टरी नहीं सॉरी मैम आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। और अगर हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो उसमें मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि जो इन्फेक्शन होती है इंटेस्टाइन की, यस उसमें मैम। कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? मैम मिजेंट्रिक आर्टरी। चलें ठीक है, यू कैन लीव बच्चे। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है मोहम्मद तैमूर अली। मोहम्मद तैमूर अली है यहाँ पे? चलो, मुबीना अब्दुल हफीज। यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट इज पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई? मैम ये होता है कि क्लॉट जो है ना वो मूव करता है, वो अपना पैसेज चेंज कर लेता है, यानी वेन से आर्टरी के अंदर चला जाता है। इसके अंदर जो क्लॉट होता है ना वेन्स के अंदर, जब वो ब्रेक होता है ना, एम्बोलाइज जब वो हो रहा होता है, तो वो राइट साइड ऑफ हार्ट पे जाता है, फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके वो जब फिल्टर हो जाता है क्लॉट को आगे नहीं जाने देता। इसके अंदर एक डिजीज होती है जो छोटे बच्चों में होती है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है कि उनमें ना एट्रिया में अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है ना वहाँ पे एक वो होल होता है, जिसकी वजह से जो है क्लॉट जो मूव कर देता है, तो उसकी वजह से पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई हो जाता है, एम्बोलिज्म। ठीक है बच्चे, मुझे बता सकती हैं एम्बोलस और थ्रोम्बस में क्या डिफरेंस है, और दे आर सेम? नहीं नहीं मैम, ये सेम नहीं होते। जो होता है ना हमारे पास थ्रोम्बस, वो एडहेरेंटली अटैच होता है जहाँ पे वो बनता है, और फिर वो मूव नहीं करता। इसके आगे रेजोल्यूशन और फिर पार्शियल इसके वो हैं। और जो एम्बोलस होता है ना वो मूव करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और फिर डिस्टेंट जो ऑर्गन है वहां पे जाके कॉज वगैरह करता है। चलो ठीक है, गुड, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है मोहम्मद अली खान। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट इज फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम? मैम फैट एम्बुलेंस सिंड्रोम के अंदर बेसिकली ये होता है कि कुछ माइनॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं उन्हीं के अंदर होता है जो सिम्प्टोमेटिक बन जाते हैं, और इसके अंदर पल्मोनरी इंसफिशिएंसी होती है जैसे कि एनीमिया एंड इस तरह की कुछ पल्मोनरी इंसफिशिएंसी होती हैं, और ये फैटल भी होता है कुछ परसेंटेज के लिए, 5 to 15% पेशेंट्स के लिए। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्यों होता है फैट एम्बोलिज्म में? मैम जो थ्रोम्बो साइटोपेनिया होता है ये बेसिकली अध्ययन होती है फैट ग्लोब्यूल्स की। तो ये जो होता है किसके ड्यू टू साथ? अ सिमिलर रेड सेल एग्रीगेशन और हेमोलाइसिस की वजह से होता है।
अच्छा, हेमोलाइसिस से क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या Ma'am, एनीमिया? due to low levels of platelets. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता क्या है, डिफाइन करें? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है कि बेसिकली अब एडिशन होती है प्लेटलेट्स की टू फैट ग्लोब्यूल्स इसको और ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है बच्चे, यू कैन लीव। नेक्स्ट है मोहम्मद अवैस दानिश। नहीं है यहाँ पे। मोहम्मद शारून। फिर बाद में सारे आ जाएंगे, रीटेक ले लें। मोहम्मद आहद अजमल। यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट इज डीकम्प्रेशन सिकनेस? डिकम्प्रेशन सिकनेस, You have 30 seconds to reply. सॉरी मैम ये याद नहीं रहा। बेंड्स क्या होते हैं? बेंड मैम, बेंड्स क्या होते हैं? ये थे मस्कुलर स्केलेटन बच्चा आपकी पेन होता आवाज है नहीं आ रही। मैम, मस्कुलर स्केलेटन पेन होता है इसमें क्यों होता है, कैसे होता है? अगर मसल इंटरेक्ट करते हैं सीएनएस से, आई थिंक सो। गैस अच्छा, गैस बबल, गैस बबल। थोड़ा आप ऊंचा बोल लें तो। यस मैम, नेट इशू होगा मैम, हाँ, अब बच्चे सही बताएं, बोल रहा हूँ मैं। जी मैम। दोबारा बताएं। बेंड्स मैम क्या हो, क्यों होते ये हैं, कॉज क्या है बेंड्स की? ये मैम इनकी कॉज ये है कि जो गैस बबल होते हैं ना, वो इंटरेक्ट हम्म करते हैं सीएनएस से, लंग्स में एयर के साथ, जिससे एडिमा होता है और हेमरेज होता है। अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे मस्कुलोस्केलेटल पेन है, आप कह रहे हैं सीएनएस में जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीकम्प्रेशन सिकनेस ऑन लंग्स? डिकम्प्रेशन सिकनेस ऑफ, लंग्स पे क्या इफेक्ट होता है डीकम्प्रेशन सिकनेस का? मैम इससे वो एटमॉस्फेयर चेंज होता है और लंग्स, क्या होता है लंग्स को? मैम वो एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, तो उससे प्रेशर डिक्रीज होता है और जब अच्छा, वो डीप बच्चे से बताएं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। पैराडॉक्सल एम्बोला है मैम, ये आर्टरीज से वेन्स की तरफ आता है आई थिंक। अच्छा, आप पढ़ के नहीं आए हुए, नंबर मैम कैसे पढ़ा दूं? हुआ है, नहीं पढ़ा पढ़ा हुआ। हुआ है, पढ़ा हुआ है मैम। पढ़ा हुआ है तो जवाब क्यों नहीं आ रहे आपको? सारे गलत मैम बताई जा रहे हैं। ये पढ़ा हुआ है आपने? आगे से आर्ग्यू कर रहे हैं। व्हाट इज एयर एम्बोलिज्म? मैम एयर डिफाइन। एम्बोलिज्म गैस वैस होता है मैम, मतलब कि एयर में, एयर की वजह से ब्लड वेन्स में ना वो क्लॉट बन जाते हैं, जो कि एग्जाम्पल दें। मैम इसकी एग्जांपल थी चेस्ट इंजरी, चेस्ट इंजरी मैम, चेस्ट इंजरी होती है और आई थिंक उसमें था कि क्लिनिकल एब्रॉशन। हेलो चलो ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है मुनज़्ज़ा ज़हीर। यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट इज एन इन्फार्क्ट? मैम इन्फार्क्ट होता है कोई भी एरिया इस्मिक न्यूरिस जो कि कॉज होता है occlusion of vascular supply to the affected tissue
इसके अंदर ये होता है, इसकी और भी कॉज हो सकती हैं, जैसे वेसल ट्विस्टिंग या ट्रॉमेटिक वेस्कुलर रप्चर, और जो होता है ना इसके आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस या आर्टीरियल एम्बोलिज्म, ये इसके अंडर लाई करते हैं और इसकी मेजर इन्फेक्शन यही है। मुझे ये बताएं किडनी में किस टाइप का इन्फॉर्क्ट होगा, रेड इन्फॉर्क्ट और वाइट इन्फॉर्क्ट? जी बच्चे बताएं। कितना टाइम मैम समझ नहीं, मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। बच्चे आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम आपने किडनी का पूछा है ना? यस मैम, वाइट इन्फार्क्ट। लंग्स में कौन सा इन्फॉर्क्ट होगा? मैम आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्ट कर रही है। कौन सा इन्फॉर्क्ट होगा बच्चे? मैम आपकी आवाज कट रही है। अच्छा बच्चे अब आवाज मैम आ आपकी आवाज रही कट है या रही है, आप नहीं? एक दो रिपीट कर देंगे? अच्छा अब आ रही है। हेलो, मुझे बच्चे ये बताएं, मुनज़्ज़ा ज़हीर, यस मैम। मुझे बताएं डुअल सर्कुलेशन क्या होती है? जी मुनज़्ज़ा, आई एम वेटिंग। यस मैम। व्हाट हेलो इज डुअल सर्कुलेशन? मैम ड्यूल सर्कुलेशन वो होती है जो ब्लड सप्लाई है ना, दूसरी आर्टरी से भी ब्लड सप्लाई जा सकती है किसी भी कोलेटरल आर्टरीज के अंदर ना। एग्जाम्पल दे देंगी ऑर्गन्स की? मैम इसके अंदर जो होती है ना, सर्कल्स इन वॉल्स होता है, और सॉरी मैम इसके सर्कल्स होते हैं मैम, सर्कल्स इन विलाइज। अच्छा, सर्कल एंड बेलिस। ठीक है बच्चा, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी नादिया तालिब। यस मैम। यहाँ पे है कोई नादिया? जी मैम। बच्चे आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। आप मुझे बताएं एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में कॉज ऑफ डेथ क्या होती है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में कॉज ऑफ डेथ, मैटरनल डेथ की कॉज क्या होगी? मैम मैटरनल डेथ की कॉज होगी जो एमनियोटिक फ्लूइड एंटर हो जाता है हमारे पास मैटरनल उसमें सर्कुलेशन में, इसमें प्लेसेंटा मेम्ब्रेन अगर हमारी रप्चर हो जाएगी तो उसके जरिए से भी फ्लूइड एंटर हो सकता है, यूटेराइन वेन्स के थ्रू हो सकता है। एंटर हो के क्या करेगा बॉडी में? मैम वो कोएगुलेशन करवा देता है, डीआईसी होता है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन करवाता है हमारी बॉडी में, तो वो Yes. मैटरनल डेथ उससे हो जाती है। की वजह से मैटरनल डेथ हो। जी आप मैम। बच्चे मुझे बताएंगी व्हाट आर दी फाइंडिंग्स ऑन टॉपसी? अगर आप टॉपसी पे देखें जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म से डेथ हो जाएगी, क्या नजर आएगा? मैम मुझे आपकी समझ नहीं आई क्वेश्चन की। बच्चे टॉपसी फाइंडिंग्स बतानी है आपने एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की। अच्छा मैम, इसके वो आप पूछ रही हैं सिम्टम्स क्या होती हैं? फाइंडिंग्स ऑन टॉपसी, नॉट द सिम्टम्स। मैम इसमें अब जो है हमारे पास जो लिम्फो हेयर्स और स्क्वेमस सेल्स हो जाते हैं, और इसमें जीआईटी जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम भी, और मैटरनल पल्मोनरी वेस्कुलेचर भी हो जाता है। उसमें क्या होता है, क्या नजर आता है?
मैम किस में? लंग्स में क्या नजर आएगा, या जीआईटी में, फीटल जीआईटी में? मैम अच्छा, ये मुझे वर्निक्स कैजियोजा क्या होता है? यस मैम। वर्निक्स कैजियोजा क्या होता है? पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। वर्निक्स मैम ये तो नहीं था। ये था बच्चे, लेक्चर सुना मैम करें। नहीं था, ये आपने पहले तो किसी से नहीं पूछा है। आपसे तो पूछ रही हूँ ना, जो पढ़ाया है बच्चे मैं वही पूछती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछती। चलें, आप मुझे ये बताएं कॉम्प्लिकेशन ऑफ सैडल एम्बोलिज्म। सैडल एम्बोलिज्म का सैडल हम्म मैम, सैडल एबोलिज्म में हमारे पास जो है वो ब्लड ब्लड क्लॉट जो है वो वो मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन। है वो मैम वो आप कॉम्प्लिकेशन मैम पूछ रही है ना कि ब्लड क्लॉट जो होता है वो एक इंटरमीडिएट साइज का भी होता है और लार्जर साइज का भी होता है। तो जो इंटरमीडिएट साइज से होगा वो हमारे पास जो होती है हाइपरटेंशन और वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। और जो लार्जर साइज का होता है उससे जो है लेफ्ट लार्जर साइज वो हमारे पास जो है लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में जो चला जाता है और बाइफरकेशन हो जाती है उससे, बाइफरकेशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक। बाइफरकेशन पे तो जाके उसने अड़ जाना है, उसकी बाइफरकेशन थोड़ी करनी है, क्या आप बता रही हो? मैम वो लेफ्ट और राइट साइड पे आर्टरीज पे सडन जो डेथ है हो वो जाती है बच्चे, लार्ज साइज से सडन डेथ हो जाती है। चलें ठीक है, आप जाओ। सडन डेथ। नेक्स्ट है जी नयाब फातिमा। यस मैम। आप मुझे क्या सुनाएंगे? मुझे बताएं व्हाट इज डिकम्प्रेशन सिकनेस। मैम डिकम्प्रेशन सिकनेस तब होती है जब हम ना हमारे एम्बिएंट प्रेशर में सडन डिक्रीज आता है, तो डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है। किसमें होगी कॉमनली, कब होगी, किन कंडीशंस में होगी? मैम जब एम्बिएंट प्रेशर में हमारे पास सडन डिक्रीज आ जाए। एग्जांपल देना। सो इसकी एग्जांपल में मैम जैसे कि डीप सी डाइवर्स में मैम ये होता है जैसे कि जब वो मतलब डीप डीप सी से जब यानी कि डी डेप्थ ऑफ द सी से जब वो सरफेस पे आते हैं ना, तब उनमें ये होता है, डिकम्प्रेशन तो सिकनेस जब होती है। एम्बिएंट प्रेशर डिक्रीज सडनली जो है वो उसमें चेंज आता है, तो क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होती है बॉडी के अंदर? अच्छा, जिसकी डिक्रीज के आने की वजह से मैम वो ना हमारे अंदर ना फैट के ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। अच्छा, फैट के ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, जी मैम। फिर वो तो फैट एम्बोलिज्म हो गया इसका मतलब, सॉरी है ना? गैस के, नहीं नहीं गैस के, सॉरी गैस, इनर्ट गैस या कोई और गैस, एयर गैस। अच्छा बच्चे मुझे बताएं व्हाट इज केसिन डिजीज। मैम जब ना वो जो होते हैं गैस बबल्स जो होते हैं हमारे अंदर बनते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर जब डिपॉजिट करते हैं तो फिर होते हैं केसन्स डिजीज। वो केसिन डिजीज होता है या वो बैंड्स होते हैं बच्चे? अच्छा नहीं 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 मैम, वो जब मुझे मिक्स हो गया था मैम, जब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर बोन्स में हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें व्हाट इज द कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। मैम मैम जब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है मैम, जब वो एक्यूमुलेट कर जाता है मैम, जब वो ना एक्टिवेशन कर देता है कोएगुलेशन की, जिसको हम कहते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, डीआईसी डिजीज को, वो जब मैम करता है स्टार्ट करता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसकी वजह से मैटरनल डेथ हो जाती है। ओके बच्चे, यू कैन लीव। नेक्स्ट है जी निम्रा खान। यस मैम। अच्छा, आप मुझे बताएं व्हाट आर हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स। निम्रा खान, नहीं आता? चलो आप मुझे बताएं व्हाट आर वाइट इन्फार्क्ट्स।
वाइट इन्फार्क्ट्स मैम ये हमारे पास बेसिकली आर्टीरियल ऑकल्जन्स में होती हैं जो कि सॉलिड ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि हार्ट में होती है हमारे पास और किडनी में होती है। और एंड वेयर द टिश्यू डेंसिटी लिमिट्स द जहाँ पे सॉरी ब्लड की सीपेज हो जाती है फ्रॉम वेस्कुलर बेड्स। उसके बाद जो हमारे पास इन्फार्क्ट्स होते हैं वो ये हमारे पास टेंट शेप्ड के होते हैं। उसके बाद ये ये कहाँ पे होते हैं with the vessel at the apex और organs में होती है जो कि बेस से फॉर्म करते हैं। बच्चों हम लोग पढ़ मैम तो आपकी लेते हैं, आवाज उसको बहुत समझा भी डिस्टॉर्ट हो देते रही हैं है। आप। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम अब आई है। हेलो, आपने हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स आपने मुझे नहीं बताया, आता है आपको? जी मैम हेमरेजिक आता है मुझे। ये बताएं। हमारे पास अकर करता है जब हमारे पास सबसे पहले ये लूज टिश्यूज में होते हैं जो कि लंग्स के अंदर होते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास वीनस ऑकल्जन्स में होती हैं जैसे कि ओवेरियन टोर्जन। और इसके अलावा ये हमारे पास जब व्हेन द फ्लो इज रीइस्टैब्लिश्ड आफ्टर इन्फार्क्शन जैसे कि एंजियोप्लास्टी। और ये हमारे पास डाउल सर्कुलेशंस में भी होते हैं। डुअल सर्कुलेशन। अच्छा बच्चे मुझे ये बताएं डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट इन्फार्क्ट्स। आप उनको रेड क्यों कह रहे हैं और उसको वाइट क्यों कह रहे हैं? यू नो द डिफरेंस? रेड इन्फार्क्ट्स और वाइट इन्फार्क्ट्स में नो मैम मुझे इसका डिफरेंस हम उनको कलर से क्यों नेम कर रहे हैं? डू यू नो? क्योंकि मैम ये जो रेड इन्फार्क्ट्स अच्छा होते हैं ये हमारे मुझे पास रफ और वेज शेप्ड होते हैं, और वाइट जो होते हैं इनकी शेप में डिफरेंस की वजह से या इनके कलर डिफरेंस की वजह से शायद, पता नहीं मैम। कलर हम उनको नेम क्यों कर रहे होते हैं? अच्छा चलें बच्चे, क्योंकि उसमें आप रेड मुझे ब्लड सेल्स बता होंगे, इसमें दें वाइट ब्लड व्हाट सेल्स इज होंगे। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हाँ जी एग्जैक्टली, जो होते तो दोनों में हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा जो कंसंट्रेशन होती है वो रेड एंड पार्ट्स में होती है। डिफरेंस आना चाहिए आप लोगों को। जी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मैम ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में होता है हमारे पास। और होता क्या है पहले तो आपको ये नहीं पता है बच्चों को कि है क्या? नो मैम मुझे आता इसमें है। प्लेटलेट्स को क्या होगा? बताइए। एक मिनट मैम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हमारे पास अच्छा नो मैम चलिए मुझे बच्चे, जहन से निकल मुझे गया। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई क्या होता है ये बता दें। पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई ये मैम हमारे पास वेन्स टू आर्टरीज में जाता है, और इसके अलावा जब ये हमारे पास जब वेन्स हमारी ब्रेक हो जाती हैं ये सबसे पहले हमारे पास हार्ट में जाता है, उसके बाद ये लंग्स में ट्रेवल कर जाता है। और ये स्पेशली ये जब जो हमारे पास जब लंग्स में जाते हैं ना तो लंग्स हमारे एज अ फिल्टर एक्ट करते हैं और उसको स्टॉप करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आर्टीरियल सर्कुलेशन। उसके बाद ये हार्ट में जाता है, फिर उसकी राइट टू लेफ्ट साइड में हार्ट में जाता है, और फिर ये आर्टरी से पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म फॉर्म। इसकी एग्जांपल बता दें किस कंडीशन में होता है पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई? किस कंडीशन में होता है मैम, हाँ मतलब वेन, मतलब राइट किस? जा रहा है ना, ट्रेवल कर रहा है जी हार्ट जी में, तो किसी ये पहले तो कंडीशन में वो वो उसमें क्रॉस तो करेगा ना लेफ्ट राइट से लेफ्ट। आर्टीरियल जी आर्टीरियल क्या आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट जब होता है उस कंडीशन में फॉर्म करता है। होता है? आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? मैम जब वो जब हमारे पास एक आर्टरी के अंदर क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। विद इन द अच्छा हार्ट होता आप है ये, लोग इस वजह से। समझ के क्यों नहीं पढ़ते हो? आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट कोई चीज ही नहीं है, इट्स एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और डिफेक्ट होता है एट्रियम के अंदर, जो आपके चैम्बर होते हैं एट्रिया ऑफ द हार्ट। हार्ट के चैम्बर्स, सारी यस चीजें मैम। आप लोग इधर उधर कर देते हैं और ऐसे पढ़ के आते हैं। चलें बच्चे ठीक है, आप जा सकते हैं। पहले जो है मैं इतना हाईलाइट नहीं करती थी आप लोगों के मिस्टेक्स को, बट यू गाइस स्टार्ट मेलिंग मी, मैंने तो सही कहा था, ये कहा था, वो कहा था। सो अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आप लोगों को बता रही हूँ व्हाट यू डू इन वाइवा, जिसकी वजह से नंबर कटते हैं। नेक्स्ट है निम्रा नौरीन।
निम्रा नौरीन है यहाँ पे? यस मैम हूँ। जी बच्चे मुझे बताएं हेमरेजिक इन्फार्क्ट किन ऑर्गन में हो सकता है, एग्जाम्पल बता दें। मैम रेड इन्फार्क्ट में हो सकता है, रेड इन्फार्क्ट वीनस में होते हैं। किस ऑर्गन में हो सकता है? किस ऑर्गन में हो सकता है? लंग्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन। और मुझे बताएं वाइट इन्फार्क्ट किन ऑर्गन्स में हो सकता है? वाइट इन्फार्क्ट हो सकते हैं हार्ट में, स्प्लीन में और किडनीज में। एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन का क्या मतलब है? यस मैम। व्हाट इज एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन? ये जो भी आपने बताए हैं हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी, इसमें एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन होती है। एंड व्हाट इज आर्टीरियल इट? सर्कुलेशन वाइट इन्फार्क्ट्स में होती है और ये सॉलिड ऑर्गन्स में अकर करती है और क्या टिश्यू होती है? डेंसिटी इसमें लिमिट करती है स्पीडेज ऑफ ब्लड फ्रॉम एडजॉइनिंग पेटेंट वेस्कुलर तो बेड्स। पूछती हूँ, वो बताओ एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन किसको कहते हैं? व्हाट डज इट मीन? अच्छा आप मुझे बता दो, क्या बताएंगे? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म किस कंडीशन में हो रहा होता है? किसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है एक थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है ऑफ लेबर एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम। इसमें ये होता है कि एंटर्स करता है इनटू एनी वेसल, एमनियोटिक फ्लूइड एंटर्स इनटू एनी वेसल ड्यूरिंग लेबर। चलिए ठीक है बच्चा, आप जा सकते हैं। यस मैम थैंक यू। मैं मोहम्मद उबैदुल्ला। मोहम्मद उबैदुल्ला है यहाँ पे? मैंने तो बड़ी स्पेशल मेल की थी, मेरा नाम मिस हो गया, मेल नहीं पड़ी और अब है ही नहीं इधर। जिन लोगों का मैं दोबारा वाइवा रखती हूँ और वो नहीं आते उनका उसके बाद कोई वाइवा नहीं होगा, ठीक है? एंड काइंडली ये एटीट्यूड आपने मेजर वाइवा में नहीं देना, क्योंकि वो सर के पास ही जाएगा और वो अलाउ करेंगे तो फिर आप ले सकेंगे, हमें इंस्ट्रक्शंस है। सो जस्ट बी केयरफुल। चलिए जी, मूविंग ऑन टू ग्रुप 2, नूर फातिमा 2017। यस मैम। 1017 है? यस मैम अच्छा 017। आप मुझे ना शॉक की पैथोफिजियोलॉजी बता दें, उसमें क्या हो रहा होता है? मैम उसके अंदर जो है ना सेल्स जो है स्विच करते हैं एरोबिक से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में, और उससे फिर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होती है, एंड ड्यू टू विच सेल फंक्शन सीजेस एंड वो स्वेल कर जाते हैं, और वो जो है उससे फिर जो है ना मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो और वो सीप कर जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स सीप इन एंड आउट ऑफ द सेल, एंड वो जो है फिर वो खराब कर देती है सोडियम पोटेशियम पंप को, और उससे फिर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है और सेल डेथ होती है। आप बच्चे मुझे बताएं व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ सर्कुलेटरी शॉक? एंड रिजल्ट ऑफ सर्कुलेटरी शॉक में मैम आता है हमेशा टिश्यू डिटीरियोरेशन। तो अल्टीमेटली क्या होगा पेशेंट को? अल्टीमेटली डेथ। चलें ठीक है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी नूर फातिमा 136। यस मैम। बच्चे व्हाट इज शॉक? Ma'am, shock is a life-threatening condition of when low blood supplies, when the blood supply is low to the tissues, that results in cellular injury and inadequate tissue function. मुझे ये बताएं शॉक में इरिवर्सिबल जो स्टेज है उसमें क्या होता है? मैम irreversible stage में मैम मैम जो इरिवर्सिबल स्टेज में जो थेरेपी होती है ना, जो किसी भी फॉर्म की होती है, वो इनएडिक्वेट होती है टू सेव द पर्सनस लाइफ, एंड इस इरिवर्सिबल स्टेज में एंड स्टेज हमेशा डेथ ही होता है, लाइक उसमें बिल्कुल भी कोई चांस नहीं होता बंदे के बचने का। चलिए ठीक है बच्चे, आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम। नूरुलैन फातिमा। यस मैम।
ठीक बच्चा, आप मुझे सिम्टम्स बता दें, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक में एक पेशेंट आया है, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक है, क्या क्या आपको उसमें मिल मैम जो हाइपोवोलेमिक शॉक के जो साइंस होंगे ना वो ये होंगे कि उस बंदे की ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट होगी और उसकी मोटल स्किन होगी और उसके साथ उसको होगा ओलिग्यूरिया होगा, मतलब या तो यूरिन बिल्कुल भी नहीं उसको आएगा और साथ होगा कि उसका जो ब्लड लैक्टेट लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज्ड होगा। ये थे उसके साइंस और जो उसके सिम्टम्स हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के वो ये होंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और एक्सेसिव फ्लूइड लॉस में आ जाता है वॉमिटिंग, डायरिया या बर्न्स की वजह से फ्लूइड लॉस हो जाता है। अच्छा बच्चे, पल्स पे कोई चेंज आएगा, हार्ट पे कोई चेंज आएगा यस हाइपोवोलेमिक शॉक? यस मैम वीक पल्सेस होंगी, उस पेशेंट की वीक पल्सेस होंगी, मतलब या तो उसकी रेडियल पल्स बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगी, कैरोटिड पल्स से चेक करना पड़ेगा और उसकी टैकीकार्डिया हो जाएगा उसे और या टैकीकार्डिया? मैम टैकीकार्डिया इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट मोर देन बढ़ गया नॉर्मल। ही में आप। थैंक यू। ठीक है बच्चा, आप जा सकती हैं। नेक्स्ट हैं जी नवीरा तजम्मुल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आप मुझे जरा बताएंगी अर्ली हाइपरडायनामिक स्टेट इन सेप्टिक शॉक में क्या सिम्टम्स और साइंस आते हैं अर्ली स्टेज में? सॉरी मैम, दोबारा बता देंगे। सेप्टिक शॉक में एक अर्ली स्टेज होती है और एक लेट होती है। अर्ली जो स्टेट होगी उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, पेशेंट में क्या नजर मैम आएगा? जो अर्ली स्टेज होगी उसमें जो है पेशेंट की स्किन जो है वो हमें पिंक, वार्म और फ्लश लगेगी और उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और ट्राइकेप्निया होगा उससे और वेजोडाइलेशन होगी। व्हाट इज टेकिपनिया? ट्राइकेप्निया इज द इंक्रीज हार्ट रेट। Is it increase heart rate? Then what is tachycardia? और नो, ट्रैकीकार्डिया इज द इंक्रीज हार्ट रेट। Tachypnea? ट्राइकेप्निया इज द, मैम याद नहीं आ रहा। बच्चे मुझे एग्जाम्पल बता दें सेप्टिक शॉक की दो। सेप्टिक शॉक की दो एग्जांपल्स मैम, एंडोटॉक्सिक शॉक और कौन सा है, और बता दें। ओवरवेलमिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शन शॉक जो होते हैं, माइक्रोबियल जो शॉक्स होते हैं वो भी चलिए सेप्टिक ठीक होते है हैं। बता सकते। नेक्स्ट है जी राजिया नईम। राजिया नईम अख्तर हैं यहाँ पे? राबिया अली। यस मैम। बच्चे मुझे ये बताएं, इन कॉम्पनसेशन टू शॉक what will be the neurohormonal response of the body? मैम इसमें बेरो रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। बेरो रिसेप्टर्स और मैकेनो रिसेप्टर्स जो ब्लड प्रेशर से स्टिमुलेट होते हैं। तो इसमें डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है तो फिर न्यूरो हार्मोनल रिस्पॉन्स से हार्ट रेट इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है और वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और इंक्रीज प्रीलोड होता है। What is afterload? Afterload, it is the force against which the heart has to contract to eject the blood. ठीक है, ओके बच्चा, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी राबिया जमील। यस मैम।
What is the role of renin-angiotensin system in the compensation to shock? मैम ये एक सिस्टम है रेन्यू सिस्टम जाके एक्टिवेट होता है जब हमारा डिक्रीज रीनल परफ्यूजन होती है, इसकी वजह से किडनी से रेनिन रिलीज होता है जो कि एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस करता है जो कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 2 है वो जो पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्शन है वो जो कि वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा आर्टरीज और वेन्स में, और इसमें और साथ ही साथ ये रिलीज करवाएगा एल्डोस्टेरोन को फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन करेंगे और जिसकी वजह से इंक्रीज मतलब इंट्रावेनस प्रेशर हो जाएगा। अच्छा बच्चे, व्हाट इज प्रीलोड? मैम ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है जो कि हार्ट पंप करता है टू मतलब एक्सपेल करने के लिए ब्लड को। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन द हार्ट पुल थ्रू। Is it preload or afterload? Sorry ma'am, it is afterload. Afterload मैम ये है कि if it is a cell prepare करता है before contraction. Before contraction the cell prepares its contractility, मतलब prepares करता है before contraction के लिए जो before मतलब after fibrillation जब blood collect हो गया है ventricles में तो वो stretch होती हैं मतलब heart के muscles, तो उनको कहते हैं preload। आप राबिया जमील है ना? यस मैम। चलें ठीक है बच्चा, आप जाएं। नेक्स्ट है जी रवान नदीम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो। वालेकुम सलाम। Name the major types of shock. Yes, ma'am. Cardiogenic shock, septic shock, anaphylactic shock, hypovolemic shock, and neurogenic shock. Give 2 examples of hypovolemic shock. Ma'am, hypovolemic shock. Ma'am, 2 examples. Ma'am, मैंने examples नहीं किए हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स का क्या रोल है इन केस ऑफ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म? मैम हमारे पास वो स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोकैलेटॉइड को, उसके बाद हमारे पास वो ट्राई करता है कि वो अपनी ब्लड शुगर जो है वो इंक्रीज करता है ताकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म की नीड्स से मैच कर सके। उसके बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा, हमारे पास एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन ACTH रिलीज करवाएगा। What happens if there is failure of compensatory response in the body to shock? मैम ऑटोमेटिकली तो हमारे पास डेथ हो जाएगी, और पहले तो हमारे पास ये होगा कि सबसे पहले हमारे पास जो हमारा सेल होगा वो एक एक करके सेल से ट्रांसफर करना शुरू हो जाएगा एरोबिक से एनारोबिक में। उससे पहले हमारे पास साथ में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। जब स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा हमारा सेल फंक्शन लॉस हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो टिश्यूज होंगे उसको लो ब्लड फ्लो मिलेगा और हमारे पास इवेंचुअली इरिवर्सिबल ये स्टेट हो जाएगी सारी शॉक की और डेथ हो जाएगी। चलिए ठीक है बच्चे, आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है रिदा ज़हरा। यस मैम। बच्चे मुझे बताएं व्हाट इज सेलुलर हाइपोक्सिया, किसको कहते हैं? मैम सेलुलर हाइपोक्सिया ये होता है कि हमारे पास ना क्योंकि ब्लड कम पहुंच रहा होता है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ठीक है, आप मुझे बता दें रोल ऑफ ADH इन कंपनसेशन। मैम हमारे पास ना क्योंकि ब्लड वॉल्यूम सबसे पहले हमारे पास ब्लड नहीं पहुंच रहा, ब्लड वॉल्यूम कम है, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, वो सेंस करते हैं कि कम है, तो वो जो है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH की रिलीज करवाएंगे। ADH एक वेजोप्रेसर, इसका काम क्या है कि ये तो बीपी को या तो इंक्रीज कर रहा है बीपी को, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट कर रहा है और वाटर की रिटेंशन करवा रहा है ताकि ब्लड वॉल्यूम बढ़े। चलिए ठीक है, गुड, आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है रिमशा। यस मैम। हेलो। हाँ जी बच्चे मुझे बताएं व्हाट आर स्टेजेस ऑफ शॉक? मैम स्टेजेस शॉक की 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 नॉन प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव स्टेज। इनका फर्दर बताऊं या सिर्फ नेम ही?
बताएं क्या होगा इन स्टेजेस में? नॉन प्रोग्रेसिव को हम लोग कंपनसेटेड स्टेज भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि हम जो बॉडी को नॉर्मल सर्कुलेटरी कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं वही फुल रिकवरी देते हैं, आउटसाइड थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो प्रोग्रेसिव स्टेज होती है इसमें ये कि विदाउट थेरेपी जो शॉक हो वो स्टेडली वर्स हो जाता है और डेथ कॉज हो जाती है। और जो इरिवर्सिबल स्टेज है उसमें ये है कि जो शॉक है वो इस लेवल तक पहुंच जाता है कि उसमें जो थेरेपी होती है वो हम कोई भी थेरेपी दें पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए वो उसके लिए नाकाफी होती है पर्सन की जिंदगी को बचाने के लिए। तो जब फिर एक मोमेंट मतलब पर्सन की जो अगर पर्सन उसकी जो लाइफ है वो रहना चाहिए मतलब खुद बच जाए तो वो जो थेरेपीज होती है वो उसके इनएडिक्वेट है टू सेव पर्सन लाइफ। चलिए ठीक है बच्चे, आप जा सकते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट है थैंक यू। सादिका जी, सादिका शहजादी। सादिका शहजादी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बच्चे मुझे ज़रा बताएं क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेप्टिक शॉक। मैम क्लिनिकल सीक्वेंसेस में सेप्टिक शॉक में ये होता है, सेप्टिक शॉक बेसिकली होता है इन्फेक्शन की वजह से। इसमें दो आते हैं कि अर्ली होता है और लेट होता है। अर्ली को कहते हैं हाइपरडायनेमिक स्टेट ऑफ कंपनसेशन, लेट को कहते हैं हाइपोडायनेमिक स्टेट डीकम्पोजिशन। और अर्ली सेप्टिक शॉक में जो होगा हमारी स्किन जो होगी पिंक हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, फ्लश्ड हो जाएगी। और इसके ऑपोजिट लेट हाइपोडायनेमिक में हमारी स्किन पेल एंड कोल्ड हो जाएगी। और हमारा अर्ली में इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा और इसमें हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, इसमें टैकीकार्डिया हो जाएगा। टैकीकार्डिया होता है इंक्रीज हार्ट रेट। और अर्ली में हमारे पास टैकीपीनिया हो जाएगा और मैसिव वैसोडाइलेशन। टैकीपीनिया होता है हमारे पास इंक्रीज ब्रीथिंग हो जाती है, हमारे जो हार्ट रेट की वजह से ब्रीथिंग हमारी इंक्रीज हो जाती है, मैसिव वैसोडाइलेशन हो जाती है। और इसके ऑपोजिट में हो जाएगा लेट में क्या होगा, हमारे पास लो कार्डियक आउटपुट हो जाएगी और डिक्रीज ब्लड प्रेशर। चलें ठीक है बच्चे, आप जा सकते हैं। ओके मैम, नेक्स्ट है साइफा जफर। साइफा यहाँ पर है, साइफा नहीं है। सायरा असलम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बच्चे कैन यू टेल मी व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस मैम सेप्टिक शॉक। सेप्सिस। अच्छा बच्चे मुझे बताएं व्हाट आर हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स? मैम नहीं आता। सायरा। यस मैम। क्या पढ़ा हुआ है आपने? मैम मैंने पढ़ा हुआ है, ये वाला अभी ज़हन से निकल गया है मुझे। अच्छा बच्चे मुझे बताएं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का रोल इन कंपनसेटरी मैकेनिज्म। मैम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला। हाँ जी, इसमें रेनिन ओके मैम, एंजियोटेंसिन का रोल। ये मुझे आता है मैम। डिक्रीज रेनल परफ्यूजन होती है की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है और इसमें रिलीज होता है रेनिन एंजियोटेंसिन 1, देन एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है, फिर पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, फिर रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। इन एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में रिलीज होता है और इसकी वजह से सोडियम वाटर रिटेंशन होती है और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम होता है। चलें बच्चे आप जा सकते हैं। ठीक है आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है बीनिश 1524। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। बच्चे व्हाट इज एन इन्फार्क्ट? मैम क्या पूछा है आपने? इन्फार्क्ट मैम इन्फार्क्ट वो मतलब इन्फार्क्ट इज एन एरिया ऑफ एस्मेटिक नेक्रोसिस जो जिसकी वजह से होता है, मतलब जो कॉज करता है ओक्लूजन ऑफ द वेस्कुलर सप्लाई टू द अफेक्टेड टिश्यू। और व्हाट इज इसके जो शॉक जो होता है ना वो शॉक है हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट ऑकर व्हेन द बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड फ्लो। जब मतलब बॉडी को जो है प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलता है तो उसकी वजह से शॉक हो जाता है।
Give 2 examples of hypovolemic shock. हाइपोवोलेमिक शॉक मैम इसकी एग्जांपल्स चलिए ठीक है बच्चा, आप जा सकते हैं। अच्छा, सिमाब बट है यहाँ पे, इन्होंने वाइवा जी मैम। जी मैम, मैंने देना देना है आपने आज? जी मैम। अच्छा बच्चा, आप मुझे बताएं, अगर एक पेशेंट आया विद हाइपोवोलेमिक शॉक तो उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे आपको? मैम उसकी जो है मेंटल रिटार्डेशन होगी, मेंटल चेंजेस होंगे उसमें, और उसके कोल्ड हैंड्स होंगे, और टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, इसमें ओलिग्यूरिया होगा जिसमें यूरिन डिक्रीज हो जाता है, और इसमें एसीटोन ब्रेथ होगी इस पेशेंट में। व्हाट इज टेकिकार्डिया? मैम टेकिकार्डिया होता है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। एंड व्हाट इज टेकिपनिया? मैम ये होता है रैपिड ब्रीथिंग। व्हाट इज हाइपोक्सिया? मैम हाइपोक्सिया होता है जब टिश्यू को ब्लड नहीं मिल रहा होता, तो उसमें जो है ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ऑर्गन की। चलिए ठीक है बच्चा, आप जा सकती हैं। सहर नदीम तो नहीं है यहाँ पे? नहीं है। चलिए, इनका नेक्स्ट पे था मोहम्मद उबैदुल्ला है या नहीं? नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों। मैम असाइनमेंट कितने पेजेस की होनी चाहिए? बच्चे 7 पेजेस की एटलीस्ट। ओके, और मैम मेरा एक और क्वेश्चन है, ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ये रेड इन्फार्क्ट्स में कैसे हो सकता है? बच्चे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसको कहते हैं भला? मैम प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं ना जब वो फैट ग्लोब्यूल्स के साथ एडहेजन कर जाता है जाके। हाँ, प्लेटलेट्स तो जो रेड इन्फार्क्ट्स के अंदर आपका क्या हो रहा होता है? ब्लड का सीपेज हो रहा होता है, यस ठीक मैम। है। आरबीसी के जो है वो वेसल से बाहर जा रहे होते हैं, तो ब्लड जो होगा आपका, ब्लड कंटेंट, उसके अंदर क्या क्या होता है? उसमें आरबीसीज के अलावा प्लेटलेट्स भी होती हैं, दे आर आल्सो लॉस्ट। ओके मैम। जो सर्कुलेटिंग होगी। मैम अगर असाइनमेंट 7 पेजेस से ज्यादा होगी तो कोई मसला तो नहीं होगा, मतलब 10 पेजेस से भी ज्यादा? नहीं कोई इशू नहीं है। हाँ हो सकती है, बट एटलीस्ट मैंने आपको बताया 7 होने चाहिए फॉर योर ओके मार्क्स। मैम, ओके थैंक यू। कवर होनी चाहिए। ओके।